अकाउंटेंसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जर्नल। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब आप अगर कोई सा भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी लेन देन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जर्नल में लिखेंगे, ठीक है। इसलिए उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, क्योंकि ओरिजिनली यहीं पे हमने एंट्री करी थी। अब जर्नल में ऐसी हवा में रिकॉर्ड नहीं करना, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांजैक्शन का एविडेंस बताता है, मतलब कि उसका सबूत देता है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ था। इसको वाउचर भी बोलते हैं हम। अब जैसे आप कहीं दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने, तो वहाँ पर आपको दुकान वाला क्या देता है? बिल देता है, या फिर रिसिट बोल सकते हैं आप उसको। उसी से ना आपको पता चलता है कि कितने का आपने खरीदा है, क्या क्या उसने जीएसटी लगाया है। अगर उसने जीएसटी लिखा है अलग से, तो मतलब उसमें पूरा मेंशन रहता है कि क्या क्या खरीदा, कितने कितने का खरीदा। तो ये आपके पास एक सबूत होता है। कच्चा बिल नहीं, मतलब जिसमें सब लिखा रहता है, नाम वाम लिखा रहता है, जहाँ से आपने खरीदा है ना, सब कुछ लिखा रहता है। वो एक प्रूफ होता है, वाउचर हो जाता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाता है कि हाँ ये हमने, इसका सबूत है कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया था, ये लेन देन किया था हमने। तो जर्नल में बिना कोई सबूत के हम नहीं नोट करते हैं। ट्रांजैक्शन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रख लीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जब वो हो रहा है उसी ऑर्डर में। इसलिए साइड में लिखा है ना, एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। अब मान लो आपने आज खरीदा है कुछ सामान, आप उसको कल नोट कर रहे हो, है ना, और कल कुछ खरीदा है उसको 2-3 दिन बाद नोट कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। जर्नल में बिल्कुल प्रॉपर नोट होना चाहिए। ये भी नहीं, आपने मान लो आज एक ट्रांजैक्शन किया, है ना, आपको लगा यार एक ही ट्रांजैक्शन है, कौन लिखे। फिर अगले दिन जब दूसरा ट्रांजैक्शन किया तो उसके साथ लिख दिया, ऊपर नीचे लिख दिया, पता ही नहीं कौन सा पहले हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। डेट वाइज लिखना है, प्रॉपर लिखना है, जब वो हो रहा है ट्रांजैक्शन तब लिखना है। नहीं तो जब आप बाद में आगे की स्टेटमेंट्स बनाएंगे और कुछ गड़बड़ मिलेगी तो पूरा उटपटांग हो जाएगा सब कुछ। और जिस डेट का बिल है उस डेट में सहूलियत भी रहेगी। अगर आपको कुछ मिलने, अगर आपने मान लो ट्रांजैक्शन किया है, आपको उसका सबूत चाहिए वापस से कि इसका ट्रांजैक्शन हमने इतने का ही किया था, तो उसको आप सबूत निकालने बैठेंगे, पता चला उटपटांग डेट पे लिखा हुआ है, उटपटांग सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो कैसे ढूंढेंगे कि यार उसकी डॉक्यूमेंट कहाँ पे होगी, क्योंकि डेट वाइज डॉक्यूमेंट्स जमाई जाती है। तो इसलिए सब कुछ प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। एज एन वेन दे टेक प्लेस, ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एज एन वेन दे टेक प्लेस। अब जो प्रोसेस होती है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जर्नल में, उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग का मतलब क्या हुआ? को एक ऐसी प्रोसेस जो रिकॉर्ड करने के ट्रांजैक्शन को जर्नल में होती है। मतलब सीधी बात है, जर्नल में आप लिख रहे हैं मतलब आप जर्नलाइजिंग कर रहे हैं, खत्म। अब देखो भाई, जर्नल आप जब देखेंगे ना, तो वो उसमें मतलब ऐसे स्टेटमेंट टाइप की लिखी रहती है एक, है ना। तो उसको कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। मतलब कि अगर आपको, अगर ट्रांजैक्शन देखना हो, मान लो कैश अकाउंट का ट्रांजैक्शन देखना हो, तो आप पूरा एक एक कैश का देखेंगे, अलग अलग लिस्ट टाइप की रहती है एक, तो देखते जाएंगे देखते जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो वही, बस इसी सहूलियत के लिए हम बनाते हैं लेजर्स। लेजर्स का मतलब होता है इंडिविजुअल अकाउंट्स, ठीक है। तो जब आप ये सारे जो जर्नल आपने बनाई है, जर्नल एंट्री करी है, जर्नलाइजिंग करी है, इसको जब आप इंडिविजुअल अकाउंट में डालते हैं तो इसको पोस्टिंग कहा जाता है। मतलब हर किसी का अपना अकाउंट बन जाता है। फिर एक लेजर होती है, उसमें सबका अपना अपना अकाउंट बन जाता है। जैसे कैश का अलग अकाउंट बना है, भीम सिंह का अलग अकाउंट बना है, बैंक का अलग अकाउंट बना है ना, वैसा। लेजर हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस है जर्नल। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जर्नल काफ़ी, आपको लगेगा नहीं तो कि अरे इतना सारा रिकॉर्ड करेंगे तो हम बाद में ढूंढने जाएंगे तो कैसे मिलेगा। इसलिए उसको सहूलियत बनाने के लिए हम लेजर बना देते हैं। मतलब अपना अपना सबका अकाउंट, अपने नाम पे सबका अकाउंट। बैंक अकाउंट नहीं, एक अकाउंट होता है सबका अपने नाम का, ठीक है। मतलब उनके नाम का लेखा जोखा। हाँ, अपन बैंक के खाते वाले अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं।
लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब भाई कहीं पे ओरिजिनल एंट्री करी है तो कहीं पे प्रिंसिपल एंट्री भी तो करेंगे। ओरिजिनल एंट्री मतलब मेन एंट्री, कहीं पे स्टार्टिंग की एंट्री कहीं पे करी है तो उसके बाद उसको कहीं और लेके जाएंगे, कहीं और लेके जाएंगे तो वो ले जाते हैं अपन लेजर में। इंडिविजुअल अकाउंट जो बनते हैं वो लेजर कहलाते हैं, है ना। तो लेजर में अपन जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, क्योंकि इस बुक में सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स बने होते हैं। लेजर का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सारे अकाउंट्स, कलेक्शन ऑफ सारे अकाउंट्स जो अपने डेबिट किए थे या क्रेडिट किए थे जर्नल में। मतलब सारे अकाउंट डालने हैं, ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया यार, एक का एक ही ट्रांजैक्शन दिख रहा है चलो छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। सारे अकाउंट्स बनाने हैं, क्योंकि बात यहीं पे ख़त्म नहीं जाती भाई साहब। आगे चल के ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है, बहुत कुछ बनता है। तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से होना ज़रूरी है और सहूलियत हो, इसलिए हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। चले, तो बस यही था सिंपल सा जर्नल। अब इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं कि जर्नल दिखता है कैसा है। ये है जर्नल का फॉर्मेट, पर यार ये तो छोटा सा है। जब इसमें एंट्री करने बैठोगे ना तब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें अपन को पता भी चलेगा। सिंपल सा फॉर्मेट है, डेट डालनी है, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेट, पर्टिकुलर्स में एंट्रीज होगी, है ना, और क्या डेबिट क्रेडिट हुआ है उसकी एंट्री। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, है ना। अब लेजर फोलियो क्या सिंपल सा है कि लेजर पे कौन सा पेज नंबर है अपन इस पे जर्नल एंट्री पे लिख देते ताकि आपको बाद में कन्वीनियंस हो अगर ढूंढना पड़ जाए तो अब अपन यहाँ पे असली वाला लेजर तो बना नहीं रहे हैं, या फिर असली वाला जर्नल तो बना नहीं रहे हैं कि अपन को पेज नंबर पता होगा। तो अपने लिए एक तरीके से ये इररेलेवेंट है, बस इसका मतलब पता होना चाहिए कि लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है। लेजर का जो पेज नंबर होगा वो जर्नल में अपन लिख के रखते हैं कि ये पेज नंबर पे इस अकाउंट की एंट्री है। मतलब लेजर पे क्या पेज नंबर है जहाँ पर ये अकाउंट बना हुआ है। अब डेबिट अमाउंट क्या है और क्रेडिट अमाउंट क्या है। अगर डेबिट पे अमाउंट है तो डेबिट पे लिख देंगे, अगर क्रेडिट पे आ रहा है तो क्रेडिट पे लिख देंगे। अब डेबिट क्रेडिट पे क्या आना है, कहाँ डेबिट पे आना है, कहाँ क्रेडिट पे आना है, उसके लिए आप जाके रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लीजिए, उसमें क्वेश्चन भी पढ़ा है मैंने, और आपको रूल्स ही पता चल जाएंगे कि डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको दिक्कत है डेबिट और क्रेडिट में। अब जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके लिए सहूलियत के लिए जर्नल को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इससे क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जब होते हैं ना तो जर्नल भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए उसका हमने विभाजन करा है, मतलब डिवीजन करा है कुछ पार्ट्स में। जर्नल प्रॉपर जो है वो मेन जर्नल होती है, उसमें जनरल ट्रांजैक्शन आते हैं, मतलब जितने भी नीचे ट्रांजैक्शन दिए उनको छोड़ के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो जर्नल प्रॉपर में आते हैं। कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आते हैं और बैंक ट्रांजैक्शन भी आते हैं अगर डबल कैश बुक होती है तो। अगर अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप चिंता मत करिए कि मैं ऐसे हवा हवा में बता दे रही हूँ, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे अपन। फिर बाकी नीचे जितने भी हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये सब बुक अलग से बनाई जाती है, और जो ये सब में नहीं आता है वो जर्नल प्रॉपर में जाता है। अपन इसको अगले वीडियो में और अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें अपन क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कैश बुक थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे अलग से एक वीडियो बनाकर, है ना। अभी अपन को इतना नॉलेज काफ़ी है कि कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह आते हैं अगर डुअल कैश बुक हो तो चले आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि अपन को अच्छे समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मैंने जो क्वेश्चन उसमें उठाया था रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी उठा लिया है। अब सेम क्वेश्चन से करने में पता है क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि इसका इफेक्ट ऐसे पड़ रहा है तो इसका इफेक्ट यहाँ कैसे पड़ेगा। इसलिए अपन सेम क्वेश्चन से ही ट्राई करेंगे कि सारे लेजर भी बना ले, ट्रायल बैलेंस भी बना ले, सब कुछ बना ले, मतलब जहाँ तक पॉसिबल होगा सब इसी से कर लेंगे ताकि अपन को हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पता हो कि डेबिट क्रेडिट हुआ तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ा, जर्नल में कैसे आया, लेजर में कैसे आया, ट्रायल बैलेंस में कैसे आया, बैलेंस शीट में पीएनएल अकाउंट में कैसे आया। इसलिए अपन इसको सब क्वेश्चन अपन सारे मतलब टॉपिक्स इसी क्वेश्चन से करेंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी वगैरह आ रही हो तो आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं अपना, मैं सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।
पर सबसे अच्छा तभी होता है जब आप खुद पहले समझने का ट्राई करें, मतलब बहुत ट्राई करने के बाद ना समझ में आए तब पूछे दूसरों से, क्योंकि जितना आप खुद का दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही अच्छा होता है आपके फ्यूचर के लिए। और हाँ, चेक करने के लिए भी पूछ सकते हैं, मतलब कि आपने जो सोचा है वो सही सोचा है कि नहीं सोचा है, वो भी चेक कर सकते हैं आप। तो आपको कुछ भी अगर डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया था डेबिट क्रेडिट इसमें कैसे होता है। तो हमको सबका पता है कि कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी हमको पता है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग रूल्स पढ़े हुए थे, है ना। तो अकाउंटिंग रूल्स अगर आपको नहीं पता है और आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उसकी वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डली है। तो अब हमारे लिए इजी नहीं होगा, हमको जब पता है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, तो हमें बस क्या करना है, उतारना है जर्नल में। जर्नल में उतारना कितना इजी काम है, अपन चल के क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, आ गए सोल्यूशन लेके। तो जैसा कि हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ ही लिया था कि पहले पॉइंट के अनुसार कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो देखो कितना आसान हो गया है सब। अब इनको बस उतारना है जर्नल में। अब देखते हैं जर्नल में क्या कैसे उतारना है। अब देखो, पहले पॉइंट के अनुसार बिजनेस स्टार्ट किया ए ने 5 लाख रुपए से, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, क्योंकि कैश जब बढ़ता है, कैश क्या है, असेट है, और जब वो बढ़ता है, जब वो आता है तो उसको डेबिट करा जाता है। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, कैश अकाउंट। अकाउंट को अपन शॉर्ट फॉर्म में A/C लिख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, DR मतलब डेबिट या डेबिटेड। अब हमने यहाँ पे बिल्कुल साइड में फर्स्ट डाल के रखा है। फर्स्ट क्यों डाल के रखा है, ताकि हम दिखा सके कि हमने फर्स्ट की एंट्री करी है। ये कोई कंपलसरी नहीं, पर दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और डेट हमने क्यों नहीं डाली, क्योंकि भाई अब क्वेश्चन ही में डेट नहीं दी है तो हम डेट क्यों डालेंगे, हम अपने सपने में थोड़ी डेट बनाएंगे। अब यहाँ पे LF में कुछ नहीं लिखा। LF मतलब क्या था, लेजर फोलियो। मतलब इस जर्नल एंट्री का जो अकाउंट है, कैश अकाउंट के सामने अपन LF में लिखेंगे कि कौन सा पेज नंबर है लेजर में। पर हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम असली में थोड़ी बना रहे हैं, हम तो इसमें बना रहे हैं, अपने मन से बना रहे हैं, अभी क्वेश्चन बस कर रहे हैं सॉल्व। जब असली प्रैक्टिस होती है तब लेजर फोलियो का पेज नंबर हमको पता होता है, इसलिए हम उसमें डाल देते हैं। अभी तो हमको पता नहीं है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे। अब देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड मतलब डेबिट में उसका अमाउंट आया, डेबिट में आया है तो अपन डेबिट अकाउंट वाले कॉलम में 5 लाख रुपए लिख देंगे। अब ध्यान रखना, जो भी क्रेडिट में आता है उसके आगे अपन क्रेडिट नहीं लगाते, उसके आगे बस अपन 2 लिख देते हैं। जैसे कि यहीं देख लो क्या लिखा है, टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, बस अपन ने लिखा है टू कैपिटल अकाउंट, और फिर जाके क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया है, कैपिटल। जैसा कि ध्यान होगा, कैपिटल क्या होता है अपना, कैपिटल में क्या होता है, जब बढ़ता है, जब वो आता है तो क्रेडिट साइड में आता है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जाके रूल्स वाला वीडियो पक्का देख लो। अब एक चीज़ है जो आपको शायद खतरनाक लगे पर बहुत ही इजी है। ये जो आप एंट्री के नीचे देख रहे हैं ब्रैकेट में, वो होता है नरेशन। नरेशन का कुछ भी मतलब नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, जो आपने एंट्री में लिखा है उसी को नीचे उतार देना। देखो ना क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, बस यही तो लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब इसको आप भाषा भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, या फिर जैसा भी आपका मन करे। क्योंकि ये नरेशन है, एंट्री है, मतलब एंट्री जो है उसके लिए आपने नरेशन दिया है कि हाँ, हमने जो एंट्री करी है उसको हमने नरेट कर दिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ का भी। अब सेकेंड एंट्री में देखो, ए परचेज अ मशीन फॉर ₹40,000 फ्रॉम बी। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पे कैश मेंशन नहीं किया है और जिससे अपन ने खरीदा है उसका नाम मेंशन किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उसका नाम याद रखना है। और नाम याद क्यों रखना है, नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि हमने उसको उससे उधारी में खरीदा है या फिर उसको उधारी में बेचा है। तो हमने यहाँ पे तो उधारी में खरीदा है, उधारी में खरीदा है मतलब वो एक लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी जब आती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए अपन ने बी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और मशीन क्या है, असेट है, असेट जब आता है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने मशीन को डेबिट कर दिया। इसलिए एंट्री क्या हो गई, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, और डेबिट और क्रेडिट में हमने अमाउंट लिख दिया।
अब इसकी नरेशन भी सिंपल सी होगी, बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम बी या फिर बीइंग मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, जैसा आपको मन करे। नरेशन तो नरेशन है, मतलब आपने एंट्री को बस नरेट कर दिया है। अब थर्ड एंट्री में क्या हो रहा है, ए ने ओपन किया है बैंक अकाउंट और उसमें 3 लाख रुपए जमा कर दिए। बैंक अकाउंट हमारा क्या है, असेट है, तो हमने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिटेड और टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ा है और कैश में पैसा घटा है, तो दोनों असेट हैं और दोनों जब बढ़ते हैं, असेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब घटता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक को हमने डेबिट कर दिया है और कैश को क्रेडिट कर दिया है। इसका नरेशन भी सिंपल सा है, यही लिख दीजिए कि बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक या फिर बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। 3 लाख रुपए लिख दिया हमने, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब ए ने क्या किया, बी को चेक इशू करा फुल अमाउंट के सेटलमेंट के लिए। तो बी का कितना अमाउंट था, 40,000। तो यहाँ पे चेक दिया है मतलब हमारे बैंक अकाउंट पे असर पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यहाँ देखिए बी क्यों डेबिट किया हमने, क्योंकि बी हमारी एक लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी जब घटती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। और बैंक अकाउंट हमारा असेट है और असेट जब घटता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। अपन सिंपल से ऐसा भी लिख सकते हैं, बीइंग लाइबिलिटी ऑफ बी पेड ऑफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ बी या फिर क्रेडिट ऑफ बी सेटल्ड बाय इश्यूइंग अ चेक। खत्म बात, सिंपल सा है जर्नल एंट्री, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस आपको एक बार अच्छे से समझना है। चले फिर अगला देखते हैं। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट की एंट्री थोड़ी लंबी सी है पर बहुत ईजी है, कुछ उसमें भी हार्ड नहीं है। टीटी लिमिटेड से हमने क्या खरीदा, लैंड खरीदा। लैंड क्या है, हमारी असेट है और असेट बढ़ता है तो डेबिट में आता है, इसलिए हम डेबिट में सबसे पहले क्या लिख देंगे, लैंड अकाउंट डेबिटेड 2 लाख रुपए से। फिर उसके बाद हमने इसको कैश दिया, तो कैश हमारा असेट है और असेट घटता है तो क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर उसके बाद हमने उसको चेक दिया मतलब हमारे बैंक से पैसा घटेगा, बैंक से घटेगा तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड में। अब जो बाकी बचा हुआ 90,000 है उसमें हमको ऑब्वियसली अज्यूम करना है कि क्या हो सकता है। होने को तो यही होगा कि टीटी लिमिटेड से बाकी का उधार ले लिया होगा, हमने बोला होगा बाकी 1,10,000 रख लो भाई, 90,000 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 2 लाख इकट्ठा देना, तो हम 90,000 उधारी में चुका देंगे, हमें यही एज्यूम करना है। तो अब वो 90,000 रुपये टू टीटी लिमिटेड करके आएगा। अब टीटी लिमिटेड हमारा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई, हमें उसे पैसे चुकाना है, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, इसलिए क्रेडिट साइड में 90,000 से टीटी लिमिटेड अकाउंट बन गया। हमने क्या लिख दिया नरेशन में, लैंड परचेज फ्रॉम टीटी लिमिटेड। खत्म। अब इसमें इतना लंबा लिखने बैठेंगे अगर, लैंड परचेज फ्रॉम टीटी लिमिटेड, इतना इतना हमने कैश में खरीदा, इतना इतना बैंक से और इतना इतना उधारी में, तो ये सब थोड़ी, इतना पंचायत थोड़ी करना है। अब एंट्री देख के ही समझ में आ रहा है कि भाई कैश में खरीदा है, थोड़ा थोड़ा बैंक अकाउंट से दिया है, थोड़ा टीटी लिमिटेड को उधारी चुकाना है ना। तो इतना नरेशन में इतना लंबा नहीं चेपना है, थोड़ा बहुत लिखो काफ़ी है। अब सिक्स्थ एंट्री क्या है, पेड वेजेस 10,000 रुपीज एज वेजेस। वेजेस हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस जब होता है तो उसे डेबिट साइड में लिखा जाता है, इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिटेड। कितने से, 10,000 रुपये से। अब वेजेस तुमको उधारी में तो दोगे नहीं, वेजेस तुम कैश ही में दोगे। वेजेस क्या होता है, जो अपन इनको लेबर वगैरह को पैसे देते हैं, है ना, सैलरी टाइप का ही वेजेस होता है। तो आप उधारी में थोड़ी दोगे वेजेस, कि भाई उधारी थोड़ी होती है वेजेस, खर्चा होता है वेजेस, तो इसलिए वेजेस कैश में ही दिया होगा, इसलिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश घटा है और वो असेट है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में हमने 10,000 से लिख दिया। अब इसका नरेशन सिंपल सा हो जाएगा, बीइंग वेजेस पेड इन कैश या फिर वेजेस पेड इन कैश। अब वेजेस का सबसे अच्छा कैश ही लिखना होता है, बैंक नहीं, क्योंकि सैलरी भले हम बैंक से दे दे, वेजेस में थोड़ा बैंक से लिखना क्योंकि गड़बड़ होता है, क्योंकि वेजेस एक तरीके का लेबर वगैरह को पैसे देते हैं ना, हम यही मानते हैं। और अब तो जमाना चलो ठीक है आगे बढ़ गया है, सबके अकाउंट होते ही हैं, क्योंकि कुछ कुछ पेंशन वगैरह भी मिलती है सबको अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट काफ़ी लोग
अब बनाने लगे हैं अकाउंट्स, पर सबके नहीं रहते, लेबर वगैरह सबके नहीं रहते हैं, कई तो नॉर्मल लोगों के भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए वेजेस हम किस में देंगे, कैश में देंगे। सैलरी भले हम बैंक से दे दें, क्योंकि सैलरी तो ज़्यादातर लोगों का एम्प्लॉय अकाउंट बनता ही है। वेजेस तो हम ऐसा कोई पक्के वाले, ज़रूरी नहीं पक्के लोग हों, वेजेस हो सकता है कि लेबर आज दूसरा आ रहा है, कल दूसरा आ रहा है, इसलिए वो कैश में ही निपटा के एक ही दिन का काम कर देते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, जब लेबर काम करता है, सुना ही होगा कि मजदूरी वगैरह देते हैं, तो मजदूरी क्या होता है, मतलब एक दिन में ही दे के अलग कर देते हैं। तो इसलिए वेजेस एक तरीके की मजदूरी टाइप का ही हो जाता है, ज़रूरी नहीं है मजदूरी ही हो, पर पैसे ही टाइप का हो जाता है, इसलिए इसको कैश में दे के निपटा देते हैं और बैंक अकाउंट इसको नहीं देता है। अब अगला है गुड्स परचेज फ्रॉम जेड लिमिटेड फॉर ₹50,000। अब इसमें क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जेड लिमिटेड। अब हमें बताया नहीं गया कि हमने कैश में खरीदा, नाम दिया है इसलिए हमको नाम याद रखने को दिया है, याद रखना है तो मतलब उधारी है। तो एंट्री सिंपल से आ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जेड लिमिटेड अकाउंट, और नरेशन में क्या आ जाएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम जेड लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अब हमने वही गुड्स उठा के किसको बेच दिए, ATZ लिमिटेड को 65,000 रुपये में। तो हम लिख देंगे ATZ लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ATZ लिमिटेड हमारा क्या हो गया, असेट हो गया, क्योंकि वो डेटर हो गया है ना, जिससे हमें बाद में पैसे लेने हैं, इसलिए वो डेबिट हो गया है। और सेल्स क्या है, हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड में होता है। अब जो 15,000 का डिफरेंस है वो हम प्रॉफिट मान के चलेंगे, और हम ये मान के चलेंगे इधर पे कॉस्ट नहीं दी है और 15,000 का डिफरेंस भी आ रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि पूरे के पूरे गुड्स उठा के इनने बेच दिया है। अब आप सोचेंगे कि इसके प्रॉफिट की एंट्री हमने कैपिटल में पहले जोड़े थे, उसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने प्रॉफिट कैपिटल में 15,000 जोड़े थे, पर हम यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री कर रहे हैं। प्रॉफिट की एंट्री भाई ईयर के लास्ट में होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जहाँ पे हम सारे खर्चे लिखेंगे, जैसे उसमें वेजेस भी जाएगा, परचेज जाएगा, सेल्स जाएगा, सब कुछ जाएगा उसमें। फिर लास्ट में सब में से टोटल करके प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, फिर वो जाके ट्रांसफर होगा अपना कैपिटल अकाउंट में, है ना। जरूरी नहीं कैपिटल अकाउंट में भी चला जाए, हो सकता है उसका रिजर्व बना दिया जाए। रिजर्व क्या होता है, हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने रोक के रखा है आगे के यूज के लिए या फिर बचाने के लिए, एक तरीके का हमारा सेविंग हो गया वो, इसलिए प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हम लास्ट में करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5,000 रुपये इसने कैपिटल से निकाले हैं, मतलब कि ड्राइंग्स हुई है। ड्राइंग्स क्या होती है, जब कैपिटल से हम विड्रॉ करते हैं पैसे पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। तो 5,000 रुपये कैपिटल से निकाले हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स में ड्राइंग्स ही आता है हमेशा, याद रखिएगा। अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं तो स्पेशली इसमें ड्राइंग्स मेंशन कर देते हैं, ताकि याद रहे कि हाँ ये पर्सनल यूज़ के लिए निकाला था पैसा। अब ड्राइंग्स कैपिटल से रिडक्शन होता है और कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है, इसलिए ड्राइंग्स डेबिट दिखा रहा है। और कैश अकाउंट क्रेडिट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कैश कम हुआ है और कैश असेट होता है, तो असेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। और सिंपल सा इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल फॉर पर्सनल यूज। अब लास्ट एंट्री बची है, ATZ लिमिटेड ने हमें फुल पैसा दे दिया। फुल पैसा कितना था उसका, 65,000 रुपये। तो क्या आया हमारे पास कैश आया। कैश एक असेट है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और ATZ लिमिटेड हमारा डेटर था, डेटर भी एक असेट होता है, और जब डेटर ने पैसे दे दिए मतलब वो डेटर चला गया मतलब असेट घट गया, तो क्रेडिट साइड में ATZ लिमिटेड को हमने दिखा दिया। तो टोटल एंट्री क्या हो गई, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ATZ लिमिटेड इन फुल, या फिर नॉर्मल लिख दिया, बस खत्म। बहुत ही सिंपल थी जर्नल एंट्री भी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो जो आपको बना रहे हो या फिर कोई डाउट हो उसमें, तो वो पॉइंट आपको स्पेशली समझा देंगे। आप बस एक बार अपने कमेंट्स कर दीजिएगा। जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, सारे आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, सारी आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। आप कमेंट कराना भूलिएगा बस उसके लिए। तो ये था हमारा जर्नल का टॉपिक। जो समझ में ना आया हो उसे एक बार कमेंट कर देना, और अच्छा सबसे कुछ समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना। कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछ लिया करिए। अगर टेक्स्ट बुक के या रिफ्रेशर के जिसके भी आपको क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं तो आप पूछ लीजिए, आपको सब समझा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सबको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना।
जो हमने अभी कैश बुक वगैरह देखी थी वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप उसका इंतज़ार करिए। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो उसका अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।